जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो का टॉपिक लगातार जो चला हुआ है 40 मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। 40 मॉडल टेस्ट पेपर हैं और 16,000 प्रश्न व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, इन मॉडल टेस्ट पेपरों की यानी इन वीडियो की यही एक खासियत है कि ये TGT PGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक अब उपयोगी है। क्यों उपयोगी? क्योंकि ये देखो, ये प्रश्न के साथ साथ आपको संपूर्ण व्याख्या भी मिलेगी। यानी एक प्रश्न आ जाता है तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आप मलाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर एक टॉपिक में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं वही आप कर रहे हैं, आलतू फालतू की चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सके। और सबसे खासियत ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो कल मैंने 8 वीडियो मैंने डाल दी हैं, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, 15वां प्रश्न हमने कर लिया था। अब हम 16वां प्रश्न करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ, और मौलिक का मतलब होता है शुरुआत में जिस भाषा में लिखा जाए वो। तो ये पहले किसी और भाषा में लिखा गया था, बाद में दूसरी और भाषा में। ठीक है, और ये एक ही नाटक मिलेगा। 3 नाटक ऐसे होंगे जो मौलिक है, एक यहाँ अनुदित है। यहाँ इस प्रश्न की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, वैदिक हिंसा न बहुती, चंद्रावली, विद्यासुंदर, अंधेर नगरी। तो इसका आपका ऑप्शन होगा सी, विद्यासुंदर ऐसा नाटक है जो अनुदित यानी अनुवाद किया हुआ नाटक है। यहाँ देखेंगे इसकी पूरी डिटेल दी गई है। मैं बता चुकी हूँ कि इनकी यही खासियत है कि ये पूरे इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न आएंगे, और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने इसको ध्यान से देखा उन सभी वीडियो को, तो देखो 100 प्रश्न आते थे ज़्यादातर प्रश्न पत्र में, जिसमें से आपके यहीं से प्रश्न पत्र आपका पूरा छपेगा अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्यासुंदर नाटक अनुदित नाटक है, यानी कि अनुवाद किया हुआ नाटक है। विद्यासुंदर चोर पंचासी का ये क्या था? संस्कृत में था पहले। जो चोर कवि द्वारा रचित थी, बंगाल भाषा में अनुदित अतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा। यानी कि पहले क्या है, ये संस्कृत में था, चोर कवि द्वारा रचित, यानी चोर कवि ने किस में रचा? बंगाली भाषा में। फिर इसे अनुवाद किया था अनुदित यतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा। तो यहाँ देखेंगे आप, क्या अनुदित मोहन ठाकुर ने किस में अनुवाद किया था? इसका हिंदी में किया था। ठीक है, और चोर पंचासी का ने किस में? चोर पंचासी का लिखा गया था संस्कृत में। पहले क्या था? संस्कृत में। फिर यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने इसको हिंदी में रूपांतरण किया था। इसके अन्य अनुदित नाटक मतलब अन्य जो अनुवाद किए हुए नाटक है, काफी बार प्रश्न ये बनता है, बार बार पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये नाटक जो अनुवाद किए हैं या मौलिक नाटक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और सभी याद भी करेंगे। तो देखें, अनुदित नाटकों की संख्या याद देखेंगे। रत्नावली अनुदित नाटक है, पाखंड विडंबन अनुदित नाटक है, धनंजय विजय अनुदित नाटक है, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। तो यहाँ तक के जो नाटक है ये क्या है? अनुदित नाटक है। विद्यासुंदर भी क्या है? अनुदित नाटक है। रत्नावली भी अनुदित है, पाखंड विडंबन भी, धनंजय विजय भी, मुद्रा राक्षस भी, दुर्लभ बंधु भी, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। तो ये देखिए, ये अनुदित नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। यहाँ 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न तो आपका ये होगा कि ये किसके नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। ठीक है, फिर क्या है? अनुदित है या मौलिक है? तो ये अनुदित नाटक है जो ये आपके सामने दी गए। फिर ये भी प्रश्न बन सकता है, तीसरा प्रश्न कि ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, कविता क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? नाटक है। क्या है? माफ कीजिए, ये क्या है? नाटक है। ठीक है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था?
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? 1960, 1959, 1963, 1955। तो देखिए ये 17 है भाई, ठीक है, ये एक यहाँ कटा हुआ है, तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 1960 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ देखेंगे पूरी डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 3 मई, ध्यान रखेंगे 3 मई 1960 में किया गया था। ये संस्था नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री हरि बाबू कंसल है। ये सब ये लिखा है ना, ये स्वर्गीय है, ठीक है, स्वर्गीय श्री हरि बाबू कंसल है। तो यहाँ देखेंगे आपके 3 प्रश्न बन चुके हैं। पहला प्रश्न आपका, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब हुआ? 3 मई 1960 में हुआ। संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में है। संस्थापक कौन है? स्वर्गीय श्री हरि बाबू कंसल है। तो देखिए एक ही मैं इसलिए मैं 16,000 प्रश्न बोल रही हूँ, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपके 4-4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप सभी जानते हैं, बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसकी रहेगी 1565 में, ठीक है। और पूरी डिटेल हमें यहाँ देखेंगे। वैसे मैं पहले बता भी सकती हूँ, लेकिन आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस डिटेल को देखकर एक बार देखें सुने, दोनों प्रकार से आप तैयार रहें, ठीक है। तो ये देखिए डिटेल आपके सामने है। गोस्वामी विठलदास ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 में की। किसने की अष्टछाप की स्थापना? विठलदास ने की, ठीक है। और देखिए 4 कवि किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। और 4 कवि किसके थे? विठलनाथ के। चाहे आप इनके कवि लगा लिए, चाहे इनके शिष्य लगा लिए, तो ठीक है। 4 शिष्यों में देखिए वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। और 4 किसके थे? विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य यहाँ है, वल्लभाचार्य की 4। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, कसपक। देखो, कैसे कुंभनदास, से सूरदास, पैसे परमानंद दास, कैसे कृष्णदास, ठीक है। वैसे आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे तरीके से। लेकिन जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं, तो मैं दोनों को ही साथ लेकर चलती हूँ। तो कसपक ये मैंने ट्रिक बनाई है। कैसे कुंभनदास, फिर से सुन लीजिए, से सूरदास, पैसे परमानंद दास, कैसे कृष्णदास। और ये किसके हैं? वल्लभाचार्य के। किसके? वल्लभाचार्य के, ठीक है। विठलनाथ किसके? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य विठलनाथ के पिता थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये विठलनाथ के क्या है जो शिष्य है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंदा, इसकी ट्रिक है। एक बार लिख के दिखा देती हूँ। गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंदा। 2-3 बार बोलोगे, आसानी से याद हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंदा। गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंदा, ये किसके? विठलनाथ के शिष्य। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इसकी है ऊपर वाले की कसपक और नीचे वाले की गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंदा। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आधुनिक आत्मकथा, यानी हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्म कहानी, आत्मकथा, अर्धकथानक। तो यहाँ देखेंगे थोड़ी सी गलती दी गई है। अगर जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि देखो, एक आता है अर्धकथानक, ठीक है, एक आता है अर्धकथानक, एक आता है अर्धकथा। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इस थोड़े से अंतर से ही हमारा 1 नंबर चला जाता है। यहाँ भी ये गलती दोहराई गई है, लेकिन आप ध्यान रखिए अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास की है। किसकी? ऊपर वाली किसकी है? बनारसी दास की है, बनारसी दास जैन। और अर्धकथा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है। याद रखिए बहुत महीन अंतर है। ये नक लग जाए तो बनारसी दास है, जैन है, नक लग जाए तो बनारसी दास जैन है, और अर्धकथा है ये डॉक्टर नगेंद्र है। तो यहाँ देखिए ये गलती हुआ है। प्रश्न देखें, ये मैंने लिख रखा है, इसलिए लिखा है ताकि आप ये गलती ना करें। हिंदी की प्रथम
आत्मकथा अर्धकथा है, अर्धकथा नहीं करेंगे आप, अर्धकथानक करेंगे। ये प्रश्न में गलती है, अर्धकथानक, लेकिन दिया ही है तो फिर आप ये लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में ये अर्धकथानक दिया ही नहीं है तो यही आएगा इसका उत्तर। अगर ये नहीं दिया होता तो ये आता अर्धकथानक, ठीक है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है तो ये आप कर सकते हो डी वाला। अगर ये ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन में ये भी है और ये भी है तो आप इसको निशान लगाओगे। ध्यान दीजिए, अगर ये भी है और डी वाला भी है तो आप इसको निशान लगाओगे, बनारसी जैन वाले को, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक और 1641 में किसने? बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में। ये भी पूछा जाता है कि ये किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अब क्या है, आपके पास, आपके सामने जो परीक्षा का दबाव होगा कि कितनी अवधि याद करेंगे, कितनी ब्रज याद करेंगे, बहुत सारी रचना, तो थोड़ी बहुत ट्रिक लगा लिया करो। देखो ध्यान दीजिए, देखो ये बनारसी दास जैन आया है, ठीक है, तो वैसे बनारसी दास, वैसे ब्रजभाषा, ठीक है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। आधुनिक ढंग की, ध्यान देंगे, अगर आधुनिक शब्द लग जाता है, आप ध्यान देंगे, अगर प्राचीनतम आए तो अर्धकथानक बनारसी दास जैन आएंगे। अगर आधुनिक लग जाता है, वहाँ प्राचीनतम है लेकिन यहाँ आधुनिक लग जाता है तो आप करेंगे श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी। देखो इसका क्या है, पीछे वाला बिल्कुल सेम है, ये 41 है, ये 41 है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, 300, यहाँ 1600 है या 1900 है, ठीक है, ये भी आप याद है, यहाँ 1600 है, यहाँ 1900 है, और आधुनिक शब्द लग गया तो आप बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी करेंगे, ठीक है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल संकीर्तन की, मेरी जीवन यात्रा इसकी भी होगी, इसकी जानकी देवी बजाज की भी है, ठीक है, जानकी देवी बजाज की भी है। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? रोनाल्ड बर्थ है, देरिदा है, सिम्परान है, रॉबर्ट पेन है। देखिए मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लिया करो ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी बाकी है। ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करें। तो इसका रहेगा देरिदा, इसका रहेगा देरिदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका रहेगा देरिदा। यहाँ देखो इसकी पूरी डिटेल दी है। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जनता जोक देरिदा है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ ऑफ ग्रामेटोलॉजी राइट एंड डिफरेंस, तो ये भी आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? हर बार बोलती हूँ कि है नहीं है, सबसे पहले आप उनको अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो शुरुआत में परीक्षा देते हैं तो उनको करते हैं और इसमें नहीं पूछा मैंने है कर दिया, और ऐसे वो हर परीक्षा में 4-5 प्रश्न गलत करते हैं। तो मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं कि मेरा पहला काम यही होता है कि आपको प्रश्न में पूछा क्या गया आपसे, तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे, वहाँ आपका 50% प्रश्न मतलब वही ठीक हो जाता है। अब क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें आपका उत्तरेगा शक्ति, वन वैभव, वक्स, नार, सरंद्र, इसमें सभ्य महाभारत का वर्णन किया गया, लेकिन शक्ति ऐसी रचना है जिसमें नहीं किया गया है, तो आप ध्यान देंगे। मैथिली शरण गुप्त, ये मैथिली यहाँ गलत दिया गया है, यहाँ देखेंगे ठीक है ऊपर वाला, ठीक है, ये कई बार शुद्ध में पूछा गया है। शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है, जबकि वन वैभव, वक्स, नार, सरंद्र महाभारत संबंधी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, 22वां, दुल्हन ने अंगिया काहे ने धोवाई पंक्ति में कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति, श्लेष, रूपकात्योक्ति, दृष्टांत। तो यहाँ आपका उत्तर होगा रूपकात्योक्ति, यानी रूपक के साथ अतिशोक्ति। अतिशोक्ति मतलब कि जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जो क्या है आपको यकीन भी नहीं, ऐसी ऐसी बातें होती है। कभी अलंकार पढ़ाऊंगी तो डिटेल से बताऊंगी। दुल्हन ने अंग्या गायने को पंक्ति में रूपकाते, ये केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूप के, यानी उपका केवल उपमान। उपमान क्या होता है? बड़ा होता है, यानी उपमान बड़ा होता है। देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगी, उपमान बड़ा होता है और उपमेय क्या है? छोटा होता है, उपमेय छोटा होता है। अब देखेंगे उपमान, देखो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, इसको 5 गिनेंगे आप, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसे उपमान है, ठीक है, ये मैंने बताया आपको बड़ा,
ठीक है। उप में मैंने बताया आपको छोटा, तो ये बड़ा छोटा मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आकार डंडा भी गिन लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 वर्ण हो गए, जिसमें ज़्यादा वर्ण आते हैं बड़ा होता है और कम आते हैं उसमें छोटा होता है। तो देखो, अगर चांद का वर्णन किया जाए तो जो मतलब जो प्रकृति संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं बड़ी होती हैं, और जो साधारण जो चीज़ें होती हैं, जो धरातल से जुड़ी चीज़ होती हैं, वो क्या होती है, छोटी होती है। जैसे मान लीजिए किसी नारी यानी किसी बच्चे के मुख का वर्णन चांद से किया जाए तो बच्चे का मुख क्या होगा, उपमेय होगा, और क्या चांद क्या होगा, उपमान होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये भी कंफ्यूज रहता है। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लिपियों का सही विकास क्रम। सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक, देखो इसको बार बार पढ़ने में कोई ये समय व्यर्थ करना है, इसका मैं सीधा उत्तर बता देती हूँ। चित्रलिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक। देखो ध्यान दीजिए, जैसे आदि जब क्या है, मानव को जब बसना नहीं आया था नगरों में, तो उस समय क्या है, आदि मानव होते थे, और आदि मानव क्या करते थे, मतलब उनकी कोई भाषा नहीं होती स्पेशल, तो वो क्या है, चित्र के माध्यम से समझाते। आपने देखा होगा जो लिपियां हैं हमारी, तो ऐसी ऐसी लिपियां हैं जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगर आपने इतिहास कुछ पढ़ा हो तो ऐसी लिपि हुई होती है जो क्या, जैसे ब्रेल लिपि जैसे अंधों के लिए होती है ब्रेल लिपि, लेकिन कुछ लिपि ऐसी हैं जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई है। बहुत सारे विद्वान हुए, लेकिन इनमें क्या लिखा है वो चित्रों के माध्यम से समझाते थे, तो वहाँ चित्रलिपि हो गई। फिर सूत्र लिपि भी, उन्होंने अपने सूत्र लगाए। मान लीजिए आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ये मैंने, वैसे मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है, मान लीजिए सेब है, ठीक है, ये सेब जो मान लीजिए वैसे, तो सेब क्या है, अब इसी का नाम सेब क्यों पड़े, उन्होंने सूत्र लगाया भी, कुछ जैसे प्रतीक लगा, ये इसका प्रतीक है। जैसे भाव, अब भावना के अकॉर्डिंग भी लिपि हुई, जैसे आप भाव निकाल रहे हो किसी, अब संवेदना है भाई, हंसी है, खुशी है, तो आप ये थोड़ी नहीं भाई ये क्या है, अंदर से कोई दुखी है, तो आप क्या है, उसमें वो भाव है। हम ये थोड़ी नहीं कर सकते भाई ये दुख होता है, ये सुख होता है, तो वो भाव होते हैं। ध्वनि मूलक लिपि, अब ध्वनियों के माध्यम से, जैसे कुछ होरण है, ये क्या है, ध्वनि, ये भी एक संकेत है कि भाषा होती है ध्वनियों की भी। अब क्या है, जैसे कोई आगे से व्हीकल आ रहा है, वो बजा रहा है, तो इसका मतलब कि भाई आगे से हट जाओ, व्हीकल आ रहा है, तो ये ध्वनियों की भी अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ध्यान देंगे, ये क्या क्रम से दिया गया, पहले चित्रलिपि आई, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक, फिर भाव, फिर ध्वनि, इस प्रकार से ये लिपियां बनी हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थी। देखो भाई ध्यान दीजिए, इसका आपका उत्तर बता देती हूँ पहले मैं सबसे, इसका आपका होगा रामचंद्र शुक्ल। ये आप सब भी जानते हैं, किसी भी प्रश्न पत्र में अगर रामचंद्र शुक्ल ना आए तो वो प्रश्न पत्र अधूरा होता है। तो रामचंद्र शुक्ल बताने की आवश्यकता नहीं है, उनकी उक्तियां, उनकी कहावतें, उनके कथन तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो आपका एक दो, कई बार तो ऐसा होता है परीक्षा में 2-2 प्रश्न भी उनसे बन जाते हैं, एक तो बनता ही बनता है। देखिए उन्होंने कहा है कि खुसरो से, यहाँ अमीर खुसरो से मतलब है अमीर खुसरो, ठीक है, और अमीर खुसरो के प्रश्न आते हैं, अब सभी जानते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का, उन्होंने कहा कि जो अमीर खुसरो थे वो जनता का क्या करते थे, लक्ष्य मनोरंजन करना था, लेकिन कबीर का धर्म पर उपदेश देना था, लोगों को सुधारना था। ठीक है, ये किसने कहा है, ये मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताएं। क्लास आप देख लेते हैं, लेकिन कमेंट कर, हो सकता है कि हर इंसान में सुधार, मैं अपने आप को कभी भी परिपूर्ण नहीं मानती हूँ, न ही मैं परिपूर्ण आगे समझूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंदर वो दिन प्रतिदिन सुधार लेकर आएँ कि मैं गलती करूँ, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँ, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे इस क्लास को देख रहे हैं, तो अपने सुझाव आप हर वीडियो में जरूर दिया करो। ठीक है, और आप जैसे सुझाव देंगे मेरे लिए बड़ी ही गर्व और क्या है, मैं अपने आप में निखार लेकर आऊंगी, तो आप अपने सुझाव अवश्य दें। देखिए यहाँ देखिए, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेशक था। उक्तियां रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, IMP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ में लिखा गया था। ये नागरी प्रचारणी सभा प्रकाशित है, यानी पहले इसको किसने प्रकाशित किया था, नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम
से प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न को याद कर लेना। पहले ये प्रकाशित हुआ था नागरी पंचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। और क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका के नामक ग्रंथ के इतिहास से। और बाद में ये एक स्पेशल यानी बाद में ये विशेष एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार क्या होता है? यानी क्या उपमेय उपमान में बिंब और प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है विभावना, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक। 25 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अभी दृष्टांत क्या चीज है, बिंब प्रतिबिंब क्या है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके सामने है। तो देखिए, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए, बिंब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सेब बोला, तो आपके सामने क्या है, सेब के चित्र आ गया, ठीक है। मैंने सेब बोला, आपके सामने सेब का चित्र, वो क्या है, बिंब है। आपकी आंखों के सामने जिसको मैं, मान लीजिए आप बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ आपके सामने उच्चरित की जाए, बोली जाए, और उसका ही चित्र आपके सामने आ जाए तो वो बिंब होता है, ठीक है। तो ये उसमें क्या दृष्टांत, जैसे आपने उसको देख लिया तो वो क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अब देखिए, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो अभिभावना, जैसे कारण के बिना कोई कारण भी नहीं हो, कोई कारण भी नहीं और कार्य हो रहा है, जैसे बिन पदे चुल सुन बिन काना, वो वाली पंक्ति है ना, वो इसी में आती है भावना में। उपमेय उपमान की संभावना कल्पना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार के जो संकेत चिन्ह होते हैं, आप समझो, मानो, मनो, जानो, जनू, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या, उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं होता, मतलब कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम समान होते हैं जैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, आपको 26वां प्रश्न में सुमिलित करना यानी मिलान करना। ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न लगते हैं मुझे, तो इसलिए लगते हैं क्योंकि देखो, अगर आपको एक आ रहा है तो पूरा प्रश्न आपका बन जाता है, यानी ठीक हो जाता है, और नहीं आ रहा है तो आपके 4 प्रश्न इसमें तैयार हो जाते हैं। तो मेरे तो ये एक फेवरेट यानी पसंदीदा प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे, विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ। विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ, ये किसकी है, निराला की। विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ। तरल आकांक्षा से भरा सोरा आशा का आह्लाद, तो इसका आपका उत्तर रहेगा प्रसाद रहेंगे, इससे मिला लेंगे। विश्वास मल्ले में मिलकर ग्रह पथ टकराएगा, सी का आपका उत्तर रहेगा अज्ञे। मैं बरगद के पास खड़ा हूँ, ये है मुक्तिबोध, ठीक है। देखो, मैं बरगद के पास खड़ा हूँ, थोड़ी सी ट्रिक लगा लेंगे। यानी मैं बरगद से, आपने देखा होगा गांव में क्या, शहरों में भी औसत जो आस्था रखते हैं वो लोग क्या करते हैं, बरगद की क्या है, पूजा करते हैं। क्यों चाहते कि मतलब हमें धर्म कर्मों से यानी हमारे जो बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाए। तो बरगद के पास कोई कौन खड़ा होगा, जो अपने बुरे कर्मों से, यानी हो सकता है भाई हर इंसान गलती करता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, तो उनसे क्या हमें मुक्ति मिल जाए। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, लेकिन समझा रही हूँ आपकी निजी जिंदगी से जोड़कर। विश्वास मल्ले में मिलकर ग्रह पथ टकराएगा। अब जो ग्रह पथ टकराते हैं, आपने देखा कोई तारा टूट गया, तो हमें क्या पहले उसकी जानकारी थोड़ी ना होती है, अभी तारा टूटेगा या ग्रह पथ टकराएगा, हमें पता होता क्या। विज्ञान क्या है, जो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, वो भी उनका पूर्वानुमान सबको नहीं पता, वो भी बाद में पता चलता है कैसे टकराए, क्यों तो उससे पहले क्या है, अज्ञे का मतलब होता है जिसे हमें नहीं जानते हैं, साइंस की बातें हम नहीं जानते कि ग्रह पथ टकराएगा, तारा टूटेगा, ये सब बातें हमारे से अनजान होती है, अज्ञे होती है। तरल आकांक्षा से भरा सोहरा आह्लाद, तरल आकांक्षा जयशंकर प्रसाद, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद रहेंगे। तो देखो, आकांक्षा हमारी क्या, हमारी एक आकांक्षा है, हमारी एक इच्छा है, क्या इच्छा है, और हमारी आशा भी है। चाहे आशा पकड़ ली, चाहे आह्लाद, एक शब्द पकड़ ली, ये पूरा प्रश्न ठीक होगा। ये इतनी पंक्तियां नहीं रटी जा सकती, मैं मानती हूँ, मेरे से भी याद नहीं होती, मैं ऐसी एक शब्द पकड़ लेती हूँ। तो हमें आकांक्षा किसके पास लेकर जाते हैं, जयशंकर, यानी शंकर के सामने हमने आकांक्षा रे, भगवान हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे, हमें लेक्चरर बना दे, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारा ये काम कर दे, वो कर दे, तो हम शंकर के सामने हाथ जोड़ कर जाते हैं, किस आशा से जाते हैं कि हमारा शंकर के सामने कार्य होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक ये रहेगी। अब क्या, विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ।
अब मैं विष्णु का सुदर्शन चक्र हूँ, इसको हम किससे जोड़ेंगे? विष्णु का सुदर्शन चक्र, एक विष्णु का सुदर्शन चक्र मैं और आप बन सकते? नहीं बन सकते, कोई निराला ही होगा, यानी को क्या है, कोई निराला ही व्यक्ति होगा जो विष्णु का सुदर्शन चक्र नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भगवान पे हमारी कृपा बनी रहे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। मिलान करके देख लेना, वैसे मैंने कर भी दिया है, जिसको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना। ये देखो पूरी डिटेल ये दी गई है, ठीक है। करुण रस को ही एकमात्र रस किसने कहा है? यानी इन्होंने कहा है, ये आपके सामने ऑप्शन है, भोज भामह भरतमुनि भवभूति। इन्होंने कहा है कि करुण को ही एकमात्र रस, यानी करुण रस एकमात्र रस है, बाकी सब बेकार है। इन्होंने एकमात्र रस को, करुण रस को ही माना है। तो इसका उत्तर है आपका भवभूति। क्या है? भवभूति। तो देखिए, अगर मैं हर प्रश्न में बोलूं बहुत महत्वपूर्ण बोल, तो ये आप भी बोर हो जाएंगे। वैसे आप सभी पढ़े लिखे हो, अच्छे एग्जाम आपने निकाले, आप जानते हैं वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, प्रश्न कितने पढ़ने में आपको कितना मजा आ रहा है, और आपको ये लग रहा है कि आपका समय व्यर्थ नहीं हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और निरंतर निःशुल्क वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप देखिए, करुण रस को एकमात्र रस भवभूति ने माना है। इसके द्वारा रचित मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित की महत्वपूर्ण सूक्ति है एक और रस व करुण रस। देखो अब क्या है, उत्तर राम, यहाँ तो मैंने बताया आपको करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? भवभूति ने माना, ठीक है। अब क्या है, उत्तर रामचरित की महत्वपूर्ण, उत्तर रामचरित में ये पंक्तियां लिखी गई है, एक और रस करुण रस, एक और रस करुण। तो ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद कर लेंगे, ठीक है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1956 ईस्वी। 28वां प्रश्न रहेगा 1954। बिल्कुल आसान प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ इसकी आप डिटेल देख लेंगे। नई कविता का प्रकाशन आरंभ 1954 जगदीश गुप्त द्वारा संपादित। देखो, नई कविता का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में हुआ था, लेकिन संपादन किसने किया था? जगदीश गुप्त ने किया था, ठीक है। आगे है नई कविता का नाम आगे दे। अब जो नई कविता नाम दिया है भाई, ये नई कविता ही की क्यों है? आपने सोचा कभी? किसी, मान लीजिए आपका नाम जो भी है, मुस्कान है, जो भी नाम है आपका, तो ये आपने कभी सोचा है कि ये नाम ही क्यों है? भाई आपके माँ बाप ने दिया है, किसी ने भी आपके सगे संबंधी ने दिया है, तभी आपका ये नाम है, आपने खुद ने तो दिया नहीं। हमारा नाम कोई दूसरे ही देते हैं। तो वही है, इसका नई कविता ही नाम क्यों रखा गया और किसने रखा? किसी ने तो रखा होगा। तो नई कविता का नाम किसने रखा? आज्ञे ने दिया, आज्ञे ने रखा है। अपने एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब भाई सर्वप्रथम प्रयोग, आपका भी नाम कभी पहली बार उच्चारण किया होगा किसी ने, भाई ये रख देते हैं, तो हमारी तो याद नहीं रहते भैया किसी ने कब बोला, लेकिन इन्होंने, इनका याद है। भाई नई कविता नाम किसने रखा? आज्ञे ने रखा, लेकिन ये कब रखा, पहली बार कब बोला गया? तो अपने एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। और नई कविता का प्रकाशन 1954 में हुआ। किसने संपादन किया था? जगदीश गुप्त ने किया था। और नई कविता का नाम किसने दिया? आज्ञे ने दिया। तो ये सारी डिटेल आप याद कर लेंगे। फिर 29 वाला प्रश्न आपको सम्मिलित करना है। सम्मिलित करने में आप देखेंगे जैनेन्द्र की साहित्य और संस्कृति, जैनेन्द्र की साहित्य और संस्कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रभाव। पहले आप इसे मिलान कर लें, फिर ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। कुबेरनाथ राय की है निषाद बांसुरी, कुबेरनाथ राय निषाद बांसुरी। हरिशंकर प्रसाद पगडंडियों का जमाना। पहले मैं बता देती हूँ कि हरिशंकर प्रसाद थे जो व्यंग्यकार, क्या थे? कवि थे, व्यंग्यकार। मतलब इनकी रचनाओं में व्यंग्य दिखता था, कटाक्ष के माध्यम से समझाते थे। व्यंग्यकार मतलब कहना, मतलब हर बात को कहना, अर्थ कुछ और कहा कुछ जाए। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, प्रोफेसर जो भी लेक्चरर, और कोई आपको ये बोल दे, अभी आप बने नहीं हो, अपनी तैयारी, कोई आपको देखो भाई प्रोफेसर साहब जा रहे, तो आपके मतलब कि वो इंसान, उसका मतलब कुछ भी हो, ये नहीं आप होने, लेकिन आपके अंदर वो बात चुप जाएगी, भाई देखो मैं बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ और लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो वही है, समझ गए, व्यंग्यकार। तो इसी तरह से बोलते थे, इसी तरह से समझाते थे। लेकिन इनका जो उद्देश्य होता था, जनता को सुधारना होता था जो गलत रास्ते पर चल रही थी। तो यहाँ देखेंगे
जैनेन्द्र, साहित्य और संस्कृति। अगर हमें जिंदगी में जीना है तो साहित्य और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमें जिंदगी में जीना है तो साहित्य और संस्कृति को। अब आपके मन में सवाल है, साहित्य और संस्कृति क्या जरूरी है? देखो भाई, जो सही अगर मानवता से हमें सही इरादे से जीना है, वैसे तो खाते पीते पशु पक्षी भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, खाते भी हैं, जीते भी हैं, पेट भी भरते हैं, लेकिन उनकी क्या जिंदगी है? तो सही मानवता का जो जीना है उस साहित्य और संस्कृति को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है। अब मान लीजिए आप छोटे थे, दिवाली मना रहे थे आपके परिवार वाले, तो आप सोचते हैं कभी, आपने कभी सवाल किया होगा हम दिवाली क्यों मनाते हैं, तो आपने जवाब मिला होगा आपको इसलिए मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो वो ये जिंदगी है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी विचार पर्वा, तो देखिए विचार प्रवाह, इसमें देखो अब हमारे मन में हजारों विचार प्रवाहित होते रहते हैं। अब एक विचार तो होता नहीं है, बहुत विचार प्रवाहित है, क्यों कैसे? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी को विचार प्रवाह। अब कुबेर नाथ निषाद बांसुरी, अब कुबेर क्या थे? बोलते थे कि ये माना जाता हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, कि कुबेर धन के देवता थे। तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन हम उससे जोड़कर पढ़ेंगे, हमें तो याद करना है। ठीक है। तो कुबेर भाई धन की तो उनके पास कमी नहीं थी। अब वो क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे, बिल्कुल फ्री होकर हरिशंकर प्रसाद पगडंडियों का जमाना। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हरिशंकर प्रसाद व्यंग्यकार थे, तो पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना आ गया। उन्होंने क्या है, एक कटाक्ष किया कि क्या आ गया, पगडंडियों का जमाना आ गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा 29 का आपको होगा आपका सी। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर देख लेना, मिला लेना, समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार बार पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। चमकी बिजू घन गरजी तरासा, विरह काल होई जीहू गरासा। विरह का मानवीकरण है, अवधि भाषा का प्रयोग है। तो इसमें क्या है देखेंगे, असत्य कथन देखना, यानी गलत क्या है, 3 इसमें ठीक होंगे, 1 गलत होगा। वियोग संगार है, संगार देख लेना, शुद्ध में पूछा जाता है। प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण है। तो 30 का आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें क्या है, मान देखो, चमके बिजू घनी गरी त्रासा बिरु काल हो जी। अब क्या है इसमें क्या है, विरह का मानवीकरण भी है। ठीक है, और क्या है, अवधि भाषा का, भाषा क्या, अवधि का प्रयोग हुआ है। वियोग संगार है, मतलब कि क्या है, देखो चमकी बिजूर घनी गरजी तरासा, विरही देखो, विरही को पकड़ो आप, विरह मतलब विरह यानी वो अलगाव है, अपने प्रियतम से अलग है। काल हुई जीव गरासा, भी क्या है, बिल्कुल दुबली पतली हो गई है किसके, विरह में। ठीक है, तो इसमें प्रकृति का आलंबन ने उद्दीपन रूप में इसका चित्रण हुआ है। यहाँ आप पूरी डिटेल देखेंगे, डिटेल यहाँ कट गई है थोड़ी, फिर भी ये प्रकृति आलंबन उद्दीपन रूप में हुआ है। किस बोली में नंद नन का और नह का हो जाता है? अवधि, खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी। 31 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भोजपुरी में इन वर्णों का, इन शब्दों का, वर्ण ही कहेंगे क्योंकि शब्द तो इनके अर्थ नहीं निकल रहे, लेकिन ये शब्द में लगते हैं, तो ये भोजपुरी है। और भोजपुरी या क्या है, बिहार की जो बोली होती है उसे भोजपुरी कहा जाता है। बिहार क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़ी बहुत यूपी में भी बोली जाती है, बिहार और यूपी में ये बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवनाथों में इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? भाई नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आलवारों की संख्या 12 थी, नाथों की संख्या 9 थी, याद कर लेना। ठीक है, और सिद्धों की कितनी थी? 84 थी। इस प्रकार से नाथ कितने थे? 9 थे। आलवार कितने थे? 12 थे। सिद्ध कितने थे? 84 थे। ये परीक्षा में आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न याद रखेंगे। तो इसमें कौन थे? नागार्जुन नहीं थे। ठीक है, गोरखनाथ भी थे, देवसेन भी थे, जड़ भरत भी थे, ये नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, यहाँ देखेंगे गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह के अनुसार, ये देखेंगे किस संग्रह के अनुसार? गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के इस प्रकार, नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन, ये क्या है? नवनाथ है। जबकि देव जैन आचार्य है। देवसेन क्या है? अब ये एक माफी चाहूंगी, इसमें आप मैंने जल्दबाजी में सी उत्तर है। देवसेन क्या है? नवनाथों में नहीं थे, गलती हो गई, एक बार फ्लो में मैं बोल गई, कई बार ध्यान नहीं रहता, फ्लो में निकल जाता है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। नवनाथों में क्या है? देवसेन शामिल नहीं है। देवसेन क्या है? जबकि देवसेन जैन आचार्य थे। क्या थे? देवसेन जैन आचार्य थे। इनकी कृति
शक्ति श्राव का जान डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी प्रथम रचना बोला गया है। देखो डॉक्टर नगेंद्र ने, ये बार बार प्रश्न आता है, इसे भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? श्रावकाचार। और श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है। और कई बार पूछा जाता है, वैसे भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है। अब ये पूछा जाए कि किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। तो यहाँ मैं इसलिए बोलती हूँ कि 16,000 प्रश्न, क्योंकि देखो एक प्रश्न में आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। तो ये इसका महत्व समझे, आप तैयारी बड़ी प्रकार से करें, अच्छी प्रकार से करें। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? यहाँ आपको पत्रिका पूछा गया है और इसकी पूरी डिटेल भी बताऊंगी। तो 33 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रूपाब में। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित और रूपाब में हुआ। और यहाँ देखेंगे हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का। यहाँ देखेंगे पूरी डिटेल है आपके सामने। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1938 में हुआ। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाब पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी में रिपोर्टाज के जनक बोले जाते हैं तो रिपोर्टाज कहेंगे शिवदान सिंह चौहान। और इनका जो रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्टाज है। तो यहाँ देखेंगे 5 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। तो ये क्या है? पहला रिपोर्टाज कौन सा था? लक्ष्मीपुरा था। और ये किसका था? शिवदान सिंह चौहान का था। और रिपोर्टाज का जो जनक है लक्ष्मीपुरा को इसको बोला जाता है। लक्ष्मीपुरा पहला रिपोर्टाज है, इसके जनक है शिवदान सिंह चौहान है। किस पत्रिका में? रूपाब में छपा था। कब प्रकाशित हुआ था? 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आय जोग व्यंजना है, अभिधा है, लक्षणा है, तात्पर्य है। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो 34 का आपका रहेगा व्यंजना है। तो यहाँ व्यंजना की डिटेल है। आय जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराने लादे जो बंजारे व्यंजना शब्द शक्ति। जब शब्द के जिस व्यापार में उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विषय या गंभीर गुण, यानी मुख्य शब्द को छोड़कर और मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके अंदर किसी गंभीर रूढ़ का बोध हुआ, व्यंजना शब्द शक्ति होता है। हरियोद कृत काव्यपन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरियोद कृत काव्यपन का प्रकाशन 1909 में हुआ था। हरिकृत का मतलब होता है यानी रचना की हुई, यानी हरिओद की रचना। ठीक है, रचित करना, मतलब कहने का मतलब इसका सटीक होता है उत्तर रचित करना, रचित। ठीक है, यहाँ देखेंगे हरिओद कृत काव्यपन का प्रकाशन 1909 में हुआ। हरिओद रचित अन्य प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। कई बार पूछा गया हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली बता रहे हो, खड़ी बोली का, तो ये प्रिय प्रवास है। इसमें कितने सर्ग है? 17 इसमें सर्ग है। और भी बता देती हूँ कि 17 इसमें सर्ग है। 1914 में ये क्या है? लिखा गया था। 1914 में लिखा गया था, 17 सर्ग थे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम क्या है? महाकाव्य प्रिय प्रवास। किसका है? हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। पारिजात, वेदई वनवास, कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है। प्रेमचंद है और क्या? प्रेम प्रबंध, माफी चाहूंगी, प्रेम प्रबंध, चोखे चौबदे, चुभते चौबदे आदि क्या है इनकी? देखो ये फिर देखो यही प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आगे हमारी क्रमबद्ध क्लास लगातार चलती रहेंगी। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। क्लास को अपने दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर देना। एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। कोई सुधार भी चाहते हैं तो भी अवश्य लिखना। ठीक है, आपके सुझाव की हम कदर करते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी, अगर मुझे अच्छा लगा, वैसे आप अच्छे ही देंगे अगर सुझाव चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन मैं सुधार लेकर आऊँ और आपसे भी सीखूँ, आपको सिखाऊँ, हम साथ मिलकर सीखते और सिखाने की हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।